स्वागत है सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो बुक में से पढ़ने के बाद समझ में कम आता है और बिल्कुल आसान भाषा में आज इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का प्रारंभ एक प्रस्तावना से होता है। वास्तव में प्रस्तावना उस उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है जो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। इसे संविधान की आत्मा का चित्र भी कहा गया है। अगर थोड़े से शब्दों में कहा जाए तो प्रस्तावना हमें संविधान की प्रकृति की जानकारी देती है। संविधान की विभिन्न धाराओं, अनुसूचियों तथा अध्यायों में प्रस्तावना में जो भी उद्देश्यों को क्रियान्वित किया गया है, उन्हें प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। डी बसु के अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माता के मन की कुंजी है। पंडित डी भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान का सबसे बहुमूल्य भाग है। यह संविधान की चाबी है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान का रत्न है। संविधान की प्रस्तावना संविधान का मौलिक भाग है। नवंबर 1976 में संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2 नए शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शामिल किए गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करते हैं तथा इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय देने के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता प्रदान करने के लिए और सभी व्यक्तियों में सम्मान, गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता निश्चित करने के लिए, भ्रातृत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान की सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकार, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। प्रस्तावना के लक्षण या विशेषताएं या उद्देश्य एवं आदर्श कौन कौन से हैं? 70 शब्दों से भी कम में लिखी गई भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 5 मिनट से भी कम समय में पढ़ा जा सकता है, लेकिन संविधान की व्याख्या करने में इसका सहारा लिया जाता है। यह हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिसकी सहायता से हम संविधान और उसके प्रावधानों का अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन आदि करके उन्हें समझ सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य एवं आदर्श ही स्पष्ट होते हैं। इन्हें हम निम्न विशेषताओं के माध्यम से समझ सकते हैं। विशेषताओं को करने से पहले चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप क्वेश्चन की PDF चाहते हैं तो ज्वाइन वाले बटन पर जाकर ज्वाइन करके मेंबरशिप ले सकते हैं और मात्र 29 रुपीज़ में आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित PDF ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं। भारतीय लोग संवैधानिक सत्ता का स्रोत। संविधान सभा ने प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया है कि संविधान भारतीयों के द्वारा और भारतीयों के लिए बनाया गया है तथा वह ही संवैधानिक सत्ता का स्रोत हैं। 1952 के प्रथम आम चुनाव में संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों का विजयी होना तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्ता में आना यही प्रमाणित करता है कि संविधान निर्माण को भारतीयों ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। संविधान सभा ने संविधान की प्रस्तावना में
भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र घोषित किया है जो आंतरिक एवं बाह्य नियंत्रण से मुक्त था, तथा भारत ने गुटनिरपेक्षता की स्वतंत्र नीति का पालन करके यह प्रमाणित कर दिया कि वह इंग्लैंड अथवा पाश्चात्य शक्तियों के दबाव में नहीं है। भारत एक समाजवादी राज्य है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की समाजवाद में अटूट आस्था थी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में समाजवाद की विचारधारा के अनेक तत्वों का समावेश किया गया। समाजवाद शब्द एवं सिद्धांत आज भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शोभा बढ़ा रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के उद्देश्य से ही तीसरे अध्याय में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता में सभी को किसी भी धर्म को अपनाने, उसकी पूजा करने, धर्म का प्रचार करने, धर्म परिवर्तन करने आदि का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत में किसी भी धर्म को न तो राज्य धर्म घोषित किया गया है और न ही धर्म के आधार पर संरक्षण अथवा विरोध दर्शाया गया है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतंत्र शब्द को न केवल प्रस्तावना में स्थान दिया गया है अपितु इसे लागू करने के लिए कानून एवं संविधान में अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। लोकतंत्र का आधार निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव होते हैं। भारत एक गणराज्य है। गणतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसकी शक्तियों का स्रोत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के हाथ में होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में संसद के सदस्य तथा विधान मंडलों के सदस्य होते हैं। इनका चुनाव भारतीय जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय को प्राप्त करने का उद्देश्य निश्चित किया गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। स्वतंत्रता। संविधान की प्रस्तावना में विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य स्थापित किया गया है। धारा 19 से 22 तथा 25 से 28 के अंतर्गत नागरिकों को अनेक प्रकार की व्यक्तिगत, राजनीतिक एवं धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। समानता। समानता की स्थापना इसलिए की गई है कि स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोका जा सके। समानता के द्वारा ही सामाजिक न्याय एवं सद्भावना को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। सभी को कानून के समक्ष समानता प्रदान करने की गई है। भेदभाव को समाप्त किया गया है तथा अवसरों की समानता स्थापित की गई है। भ्रातृत्व। भारत को एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य से प्रस्तावना में भ्रातृत्व शब्द की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। यह इसलिए आवश्यक है कि सभी अपने आप को धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र आदि से अलग करके भारतीयता की भावना का विकास कर सके। व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान में विश्वास। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारतीयों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक भारतीय को भारतीय होने पर गर्व की भावना रखने के लिए प्रेरित किया गया है। यह प्रत्येक भारतीय को सम्मान प्रदान करता है, व्यक्तिगत गरिमा को महत्व देता है। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संकल्प। भारतीय संविधान भारत को ऐसी सांस्कृतिक एकता प्रदान करेगा जिससे कोई भी अपने आप को अलग न समझे। इसे प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यकों को पर्याप्त मात्रा में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करना, इसके द्वारा भारतीयों में ऐसी भावना का संचार करना जिससे कि वह राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करे। प्रस्तावना की आलोचना। भारतीय संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से शुरू होता है, लेकिन यह भी दोष मुक्त नहीं है। इसमें भी हमें बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं। नंबर 1, मौलिकता का अभाव।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकन संविधान की प्रस्तावना की नकल है। इसमें न केवल उन्हीं सिद्धांतों को शामिल किया गया है, अपितु अधिकांश शब्दावली भी समान है। प्रस्तावना न्याय संगत नहीं है। प्रस्तावना की आलोचना इसलिए भी की जाती है कि इसमें वर्णित किए गए उद्देश्य प्राप्त नहीं किए गए। विशेष रूप से आर्थिक न्याय का लक्ष्य अभी तक बहुत दूर है, बल्कि मुश्किल नज़र भी आ रहा है। शब्दावली में तार्किकता का अभाव। प्रस्तावना में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो तर्कपूर्ण तो है ही नहीं, परस्पर विरोधी भी हैं। समाजवाद के साथ लोकतंत्र शब्द का प्रयोग इसी विरोधाभास को प्रकट करता है। किसी भी समाजवादी देश में लोकतंत्र नहीं है। इसी प्रकार से धर्मनिरपेक्षता शब्द पर भी आपत्ति जताई गई है, क्योंकि भारत में धर्म से ज़्यादा अधिक तो पंथ के लोग रहते हैं। प्रस्तावना पुरानी पड़ चुकी है। प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों को दर्शाया गया है वह पुराने पड़ चुके हैं। भारत समाजवाद के मार्ग को पीछे छोड़ चुका है। महिलाओं के सशक्तिकरण के शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया जाना चाहिए। संविधान एवं उसकी प्रस्तावना लोकतंत्रात्मक नहीं। जिस संविधान सभा ने भारतीय संविधान एवं प्रस्तावना का निर्माण किया, उसका चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। अतः भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द हम भारत के लोग उचित नहीं है। प्रस्तावना का महत्व। जैसा कि हम देख चुके हैं, प्रस्तावना की आलोचना की गई है, लेकिन फिर भी इसके महत्व और उपयोगिता को हम नकार नहीं सकते। इसके महत्व का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। संविधान का सारांश। प्रस्तावना में सीमित शब्दों में संविधान का सारांश प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावना के अध्ययन के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि विभिन्न धाराओं, अनुसूचियों एवं अध्यायों में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। मूल्य एवं प्रतिबद्धताओं का वर्णन। प्रस्तावना में भारतीय संविधान के मूल्यों, आदर्शों, प्रतिबद्धताओं का समावेश किया गया है। संविधान निर्माता के दृष्टिकोण को समझने में सहायक। प्रस्तावना के माध्यम से ही हम यह जान पाते हैं कि संविधान निर्माता के मन में संविधान के निर्माण का क्या उद्देश्य था, वह भारतीय व्यवस्था को किस दिशा में ले जाना चाहते थे। सरकार की उपलब्धियों का मापदंड। प्रस्तावना में सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यों का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाता है कि प्रस्तावना में जो भी लक्ष्य रखे गए हैं उनको प्राप्त करने के लिए क्या कार्य किए गए। भावात्मक पक्ष। प्रस्तावना का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भावात्मक पक्ष है। इसका महत्व राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय ध्वज के समान है। इसका आरंभ हम भारत के लोग से शुरू होता है। यह शब्दावली लोगों को राष्ट्र और उसकी प्रणाली से आत्मिक रूप से जोड़ देता है। इसका अंत भारत की एकता एवं अखंडता शब्दावली से होता है। यह लोगों में राष्ट्र के प्रति बलिदान एवं त्याग की भावना का विकास करती है। निष्कर्ष। इस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना छोटी एवं संक्षिप्त अवश्य है, लेकिन इसका महत्व संविधान के किसी भी अध्याय, धारा, अनुसूची की अपेक्षा कम नहीं है। प्रस्तावना के बिना संविधान को अधूरा ही माना जाएगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।